नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग फिर से फार्म प्रोटेस्ट के बारे में बात करने वाले, फार्म लॉस के बारे में बात करने वाले हैं। आई नो काफ़ी ज़्यादा रिडंडेंट डिस्कशन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी आपको आइडिया मिलेगी। आप टाइटल देख सकते हो कि व्हाट इंडियाज फार्म क्राइसिस रियली नीड्स, डज इट नीड द फार्म लॉस और डज इट नीड समथिंग एल्स। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल का, फील्ड्स ऑफ क्राइसिस, जिसको लिखा है क्रिस्टोफर जेफरलॉ एंड हेमल ठक्कर ने। इंडियन एक्सप्रेस में ये आया था। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के छात्र हैं तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू, जहां पे आप कोट कर सकते हो इन थिंकर्स को। इन जनरल भी अगर आप सुनेंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन को, आपको पता चलेगा कि काफी अच्छी आइडियाज यहां पे बताते हैं क्रिस्टोफर जेफरलॉ एंड ठक्कर कि इंडिया को क्या करने की जरूरत है, क्या फार्म लॉस की जरूरत है। क्योंकि फार्म लॉस की वजह से हमारा पूरा अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है एग्रीकल्चर। तो हमें एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को समझना है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि केवल एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली ये लोग क्या सॉल्यूशन देते हैं फॉर फार्म क्राइसिस इन इंडिया। लेकिन उन सबसे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे। एंड प्लीज डू नॉट सेंड हाई, हेलो, हाउ आर यू, डायरेक्टली जस्ट सेंड योर क्वेरी। अब इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। हमारे पास स्मार्ट कोर्स है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। मैं आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही है। और अगर आप प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है तो हमारे पास टेस्ट सीरीज है, जहां पे 40 टेस्ट अवेलेबल है, जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन देगी। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्काउंट ऑल्सो रनिंग। वी हैव अ लॉट ऑफ मेंस कंटेंट ऑल्सो। प्लीज गो टू studyIQ.com या फिर हमारा ऐप डाउनलोड करें ताकि इसकी डिटेल्स ले। एंड रिमेंबर, वी हैव EMI ऑप्शन अवेलेबल। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल StudyIQ। चलिए पहले एक बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। बैकग्राउंड तो मुझे पता है कि सबको पता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आपको याद होगा कि जून 2020 में एनडीए सरकार ने 3 ऑर्डिनेंसेस लाई थी विथ रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट टू एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस आया था पहले, फिर एक्ट भी बना, फार्म एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। इन तीनों के लिए पहले ऑर्डिनेंसेस लाया। इनको कहा गया कि ये ऑर्डिनेंसेस फार्मर के लिए भी अच्छे हैं और ट्रेडर के लिए भी अच्छे हैं, और मॉनसून सेशन में इन ऑर्डिनेंसेस को जल्दी जल्दी से बिल बनाकर, एक्ट बनाकर पास कर दिया गया। अब इसके बाद सब जानते हैं कि क्या हुआ। इसके बाद नवंबर दिसंबर से प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी भी किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है। अब इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या हमें इन फार्म लॉस की जरूरत है। इस जिस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो कहते हैं कि इंडिया के फार्म लॉस जो आ चुके हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उससे हमें देखना चाहिए कि इंडिया की फार्म ट्रेजेक्टरी किस तरह रही है, एग्रीकल्चर की ट्रेजेक्टरी किस तरह रही है, और एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स किस तरह की आई है। पहले अगर हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स क्या है, ऑल्दो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में रूरल अर्बन डिवाइड के बारे में बात की गई है, स्मॉल मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स और इल इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बारे में बात की गई। तो हम लोग यहां पे देखते हैं, देखिए एग्रीकल्चर की वजह से जरूर रूरल अर्बन डिवाइड तो है ही प्रॉब्लम, क्योंकि माइग्रेशन की प्रॉब्लम चल रही है और इन टर्म्स ऑफ इनकम्स भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर ज़्यादा रिम्यूनरेटिव नहीं बचा है इंडिया में। और अगर हम लोग बात करें स्मॉल मार्जिनल फार्म होल्डिंग्स की, ये सबको पता है कि 85% से भी ज़्यादा इंडिया में स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स है, यानी कि 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है सारे फार्मर्स के पास। 85% फार्मर्स, केवल थोड़े से बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास बिग फार्म्स है, जिसका फायदा वो उठा रहे हैं एग्रीकल्चर में, सब्सिडी का, एटसेट्रा। अब इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो आया था, वो रीजनल डिस्पैरिटी जरूर पैदा कर चुका है। अब इसके अलावा काफी सारे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी ला चुका है इंडिया में, यानी कि ओवर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ओवर केमिकल्स हो चुके हैं। इसके अलावा क्रॉप डिवर्सिफिकेशन के ऊपर जरूर बात की गई है कि क्रॉप डिवर्सिफाई नहीं हुए, यानी कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में क्रॉप्स अभी व्हीट और राइस के ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इन चीजों के ऊपर MSP दी जा रही है और काफी ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रीकल्चर होता है, थोड़ा सा इलॉजिकल क्रॉपिंग भी यहां पे होती है। इन सब चीजों के लिए बारे में बात की गई है। अब इसके अलावा इन जनरल भी अगर हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें जानना पड़ेगा कि इंडिया में एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है। तो आप देखिए, इंडिया में राइट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि लैंड की प्रॉब्लम हम लोगों ने बात कर ली है। फिर उसके बाद अगर आप देखिए, क्रेडिट की प्रॉब्लम है इंडिया में, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर है। अगर किसान को सीड्स चाहिए तो गुड क्वालिटी सीड्स नहीं मिलती है। अगर वो किसी तरह से सीड्स भी ले आए तो सोइंग कैसे करेंगे, सोइंग के लिए मैकेनाइजेशन नहीं है। उसके बाद इरिगेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं रेनफॉल के ऊपर, और अभी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन चुका है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, ऑल दो स्लगिश फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, सब्सिडी वगैरह मिलती है,
इसके बावजूद कई सारे प्रॉब्लम्स है। ये तो प्री हार्वेस्ट प्रॉब्लम हो गई, पोस्ट हार्वेस्ट तो और ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम सब जानते हैं कि ऑफकोर्स देयर इज इनएफिशिएंट एपीएमसी, इनएफिशिएंट मार्केटिंग, लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज और इनएफिशिएंसी ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे एग्रीकल्चर में है, हम सब जानते हैं। अब सवाल ये उठाते हैं यहाँ पे कि ये जो फार्म लॉस आए हैं, 3 जो फार्म लॉस आए हैं, क्या ये हमारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं? यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टेक्निकली किन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं, वो इस एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बात जरूर करते हैं। तो यहां पे सवाल उठाते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम्स का क्या, सरकार इसके ऊपर क्यों फोकस नहीं कर रही है? सरकार को एक होलिस्टिक सॉल्यूशन लाना चाहिए। अगर हम लोग एपीएमसी की बात करें तो ये जो फार्म लॉस है, क्या वो सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं? तो यहां पे हम लोग बात करेंगे क्या एपीएमसी को हटा देना और प्राइवेट मार्केट्स बनाना और धीरे धीरे अगर हम लोग एमएसपी को भी हटा देंगे तो क्या उसका एक सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं? देखिए, एक स्टडी हो चुकी है ऑलरेडी, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड रिसर्च इकोनॉमिक रिसर्च, उन्होंने बताया कि बिहार में ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। 2006 में ही बिहार सरकार ने एपीएमसी मार्केट्स को स्क्रैप किया था ताकि प्राइवेट मार्केट्स बन जाए और किसान अपनी जो उपज है, जो प्रोडक्शन है, उसको प्राइवेट मार्केट्स में बेचे। तो जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, उनकी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि बिहार में 2006 के बाद भी फार्म ग्रोथ कंपैरेटिवली कम रही है, 2.04% एवरेज ग्रोथ रही है, जहां की पूरे देश की ग्रोथ थी 3.12% ओवर अ पीरियड ऑफ 2001 टू 2016-17, यानी 15-16 साल में ये ग्रोथ थी। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लियरली यहां पे फेल्यूर हुई है। ये जो एपीएमसी को रद्द करने की बातें की थी बिहार ने, उसकी वजह से इनफैक्ट एडवर्स इंपैक्ट्स पड़े हैं। हाँ, थोड़ा सा रेट जरूर बढ़े थे विद रिस्पेक्ट टू राइस, व्हीट, बट अगेन दैट डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू डायरेक्ट इनकम फॉर द फार्मर्स, यानी कि फार्मर्स को इससे ज्यादा फायदा नहीं मिला। तो इस एक एग्जांपल से हम पता कर सकते हैं कि अगर एपीएमसी को रद्द किया जाए, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए, तो उसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा है। अब इसके अलावा एक और स्टडी भी आई थी चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, जो उन्होंने 2011-12 में कंडक्ट की थी। उन्होंने कहा था कि जिन राज्यों में एपीएमसी यार्ड्स को अबॉलिश किया गया था, यानी कि स्क्रैप किया गया था, यानी कि प्राइवेट मार्केट्स को भी बढ़ावा दिया गया था, वहां पे हार्डली कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुई थी फॉर न्यू मार्केट प्लेसेस। इनफैक्ट इससे एडवर्स इंपैक्ट ज्यादा पड़े थे, फायदे से भी ज्यादा। यानी कि जो अभी फार्म लॉस आए हैं, जहां पे सरकार ये कह रही है कि अभी अगर आपका उपज है, आपका प्रोडक्शन है, तो आपको एपीएमसी में नहीं कहीं और बेच सकते हो आप, राइट? अब इससे फार्मर्स का क्या आर्गुमेंट है कि ये एक शुरुआत है, दिस इज द बिगिनिंग, कि आप धीरे धीरे एपीएमसी को आगे हटा दोगे और एमएसपी को भी हटा दोगे। तो इसीलिए फार्मर्स क्या कह रहे हैं कि एपीएमसी में प्रॉब्लम है, हम जानते हैं, तो एपीएमसी को हटाने की जरूरत नहीं है। अगर इस लॉजिक से चले जाए, देखिए, तो सिंपल सा एक सवाल उठ जाता है कि इंडिया में अगर समझ लीजिए गवर्नमेंट स्कूल से कम्युनिटी स्कूल्स में उनमें प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रहे हैं। तो उससे इंडिया में क्या हो चुका है, आप देख सकते हो कि इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। एक बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी आ चुकी है पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में। तो एवरीथिंग इज बीइंग प्राइवेटाइज्ड, जिसकी वजह से इनफैक्ट जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी पीपल है, जो लोग कम्युनिटी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके ऊपर दुष्परिणाम हो रहा है। यानी कि देयर इज अ अट्रैक्शन टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर। लेकिन एजुकेशन और एग्रीकल्चर में क्या वही होगा? ये भी एक सवाल उठ जाता है। क्या समझिए, अगर सरकार का अभी जो उदाहरण है कि एपीएमसी में प्रॉब्लम्स है, तो एपीएमसी को हटा देंगे और प्राइवेट मार्केट बना देंगे, तो क्या वो सेम अप्लाई करने के लिए रेडी है पब्लिक स्कूल्स में भी? क्या अभी सरकार पब्लिक स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है, पब्लिक सेक्टर में भी, यानी कि पब्लिक स्कूल्स में भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो वही लॉजिक अगर यहां पे भी लगेगा, तो एपीएमसी को हटना नहीं चाहिए, एपीएमसी की प्रॉब्लम्स जरूर हटनी चाहिए, राइट? और क्या करने की जरूरत है? अगर हम लोग बात करें क्रिस्टोफर जैफरलॉ की और हेमल ठक्कर की, तो वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ सिंपली हैंडिंग ओवर इंडियाज एग्रीकल्चर टू सम business companies, some private companies, what the government should do is इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दे एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको एक प्रायोरिटी एरिया बना दे। वो कहते हैं कि जो सरकार की अभी जो लॉस आई है, फार्म लॉस आई है, जिससे कि एपीएमसी को कम बढ़ावा देंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, प्राइवेट मार्केट्स आएंगी और आप प्राइवेट सेक्टर में बेच सकते हो, इससे कोई एश्योरेंस नहीं है, क्योंकि बिहार का एग्जाम्पल ऑलरेडी हमारे सामने है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन कहते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए इंफ्रास्ट्रक्चर में और एमएसपी नीड्स में और भी ज्यादा बढ़ाइए, ताकि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें रियल एक्सेस हो एपीएमसी का और एमएसपी का। इसके साथ ही साथ जो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखी थी, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर में रिवैम्प लाना चाहते हैं, तो इंश्योर कीजिए कि देयर इज एग्रो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, बेसिकली टू अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, रीजनल डिस्पैरिटी आई, एक रीजन में फायदे आए और वहां पे क्रॉप डिवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, वहां पे केवल
शुगर केन, व्हीट और राइस के ऊपर फोकस किया गया जो उस जगह के लिए फिट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं हमेशा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, यानी कि एग्रीकल्चर जोन्स बनाइए। अगर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की बात करें तो मेक इट अ व्हीट बाउल ऑफ इंडिया। अगर हम लोग राइस की बात करें तो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इट कैन बिकम राइस बॉल ऑफ इंडिया। अगर हम लोग सेंट्रल इंडिया की बात करें तो इट बिकम्स पल्स बॉल ऑफ इंडिया। तो आप धीरे धीरे एग्रो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन लाइए और देश में ऐसे एग्रीकल्चर जोन बनाइए जहां पे पर्टिकुलर क्रॉप प्रोड्यूस हो जाए और साथ में क्रॉप डिवर्सिफिकेशन भी हो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रीजन, विच विल अल्टीमेटली एंश्योर कि इंडिया एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल कंट्री बनेगा। तो ये सॉल्यूशन देते हैं क्रिस्टोफर जाफर लॉ और हेमल ठक्कर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर सजेशन ऑफ जाफर लॉ एंड ठक्कर। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।